दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने बाइडेन भारतीय मूल की कमला हैरिस ने ली उपराष्ट्रपति पद की शपथ। जी आपको बता दें कि कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच बुधवार को जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए। देश के प्रधान न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने उन्हें शपथ दिलाई। बाइडेन ने अपने परिवार की 127 वर्ष पुरानी बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ली। 78 वर्षीय बाइडेन अमेरिका के सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति हैं। बाइडेन से पहले पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति चुनी गई भारतीय मूल की 56 वर्षीय कमला हैरिस को सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश सोनिया सोटोमायोर ने शपथ दिलाई। वह अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति और पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। आपको बता दें कि हैरिस का शपथ ग्रहण इस लिहाज से ऐतिहासिक रहा कि उन्हें शपथ दिलाने वाले सोटोमायोर पहली लैटिन अमेरिका न्यायाधीश हैं। सोटोमायोर का चयन हैरिस ने किया था। दोनों ने साथ में वकालत की है। खास बात यह है कि शपथ ग्रहण से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़कर चले गए। उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने सभी परंपराएं निभाई। और दोस्तों, अगली खबर निकल आ रही है जिसमें आपको बता दें कि जावेद अख्तर की ओर से दायर मानहानि केस में पुलिस ने कंगना रनौत को समन किया। जी आपको बता दें कि अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। मुंबई की जुहू पुलिस ने अभिनेत्री को गीतकार जावेद अख्तर की ओर से दर्ज कराए मानहानि के मामले में 22 जनवरी को पेश होने के लिए समन किया है। बुधवार को मुंबई पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी। इससे पहले मानहानि की शिकायत के मामले में जाँच रिपोर्ट सौंपने के लिए मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने शनिवार को पुलिस को 1 फरवरी तक का समय दिया। अदालत ने दिसंबर 2020 में जुहू पुलिस को मामले की जांच करने और 16 जनवरी को रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था। हालांकि पुलिस ने शनिवार को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अंधेरी आर खान ने स्वीकार कर लिया। अख्तर ने रनौत के खिलाफ टेलीविजन साक्षात्कारों में उनके खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक और बेबुनियाद टिप्पणियां करने के मामले में नवंबर 2020 में अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आपराधिक शिकायत दाखिल की थी। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि तांडव वेब सीरीज से हटाए जाएंगे सभी विवादित दृश्य। अली अब्बास जफर ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को कहा शुक्रिया। जी हाँ, आपको बता दें कि तांडव को लेकर सोशल मीडिया में बवाल और सियासत में उबाल को ठंडा करने के लिए आखिरकार उन दृश्यों को हटाने का फैसला कर लिया गया है जिनको लेकर तमाम लोगों की धार्मिक और जातिगत भावनाएं आहत हो रही थी। सीरीज के 6 निर्माता और निर्देशक अली अब्बास जफर ने सोशल मीडिया के जरिए ये फैसला सार्वजनिक किया। इस कदम के बाद तांडव को लेकर उठा विवाद सुलझता नजर आ रहा है। जी आपको बता दें कि अली ने ट्विटर कास्ट और क्रू की ओर से स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कहा गया, हम अपने देश के लोगों की भावनाओं की बेहद कद्र करते हैं। हमारा किसी व्यक्ति, जाति, समुदाय, धर्म और आस्था का अपमान करना या किसी संस्थान, राजनीतिक दल या जीवित या मृत व्यक्ति की बेइज्जती करने का इरादा नहीं था। तांडव की कास्ट और क्रू ने फैसला किया है कि जिन हिस्सों पर आपत्ति जताई गई है उन्हें बदल दिया जाए। हम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का भी हमारा सपोर्ट करने और दिशा दिखाने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। अगर सीरीज की वजह से अनजाने में किसी का दिल दुखा हो तो हम एक बार फिर माफी मांगते हैं। और दोस्तों, अगली खबर आ रही है बिहार से। जी आपको बता दें कि बिहार की सियासत में ओवैसी की काट करेंगे शाहनवाज हुसैन। बीजेपी ने लगाए एक तीर से कई निशाने। जी हम बात कर रहे हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार विधान परिषद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी उनका उपयोग तीर की तरह कर उनके जरिए कई निशाने साधने और संदेश देने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ा संदेश नेताओं व कार्यकर्ताओं को दिया गया है, वे धैर्य से रहे तो पार्टी उनका ख्याल जरूर रखेगी। करीब 7 साल से सदन से निर्वासित चल रहे शाहनवाज को विधान परिषद में भेजकर बीजेपी ने उनके धैर्य और स्थिर चित्त का भी सम्मान किया है। इस दौर में बिहार बीजेपी से कई मुस्लिम नेता जुड़े, पद न मिलने पर अलग हो गए या निष्क्रिय बने हुए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम वोटों का समीकरण बिगाड़ दिया। ये शाहनवाज ही हैं जिनकी लोकसभा में जीत से ये मिथ टूटा था कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। 1999 में शाहनवाज हुसैन इसी किशनगंज से बीजेपी उम्मीदवार की हैसियत से जीते थे। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में उनकी हार के बाद से किशनगंज लोकसभा से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA का खाता नहीं खुला।
हालांकि शाहनवाज भागलपुर से 2 बार सांसद रहे। धारणा है कि सीमांचल में शाहनवाज बहुत हद तक बीजेपी या एनडीए के प्रति मुसलमानों की नाराजगी कम करेंगे। ये बीजेपी के अलावा उसकी सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के लिए भी लाभकारी होगा। वे खुद सुपौल के हैं, जो सीमांचल से जुड़ा इलाका है। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों, मैं अगली खबर निकल कर आ रही कि नए साल में कंपनियों ने अगर दिखाए भ्रामक विज्ञापन तो अब मोदी सरकार कसेगी इस कानून से शिकंजा। जी हां, आपको बता दें कि देश में नए उपभोक्ता कानून 2019 से लागू हुए 1 साल भी नहीं हुए हैं, पर इसका असर अभी से दिखना शुरू हो गया है। कोरोना महामारी के दौरान भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाली कई कंपनियों को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय की माने तो अब तक कई कंपनियों को भ्रामक विज्ञापन को लेकर नोटिस भेजा जा चुका है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने इन कंपनियों को जवाब देने के लिए एक निश्चित वक्त भी दिया है। कुछ दिन पहले ही केरल की एक कंज्यूमर कोर्ट ने हेयर क्रीम प्रोडक्ट के विज्ञापन में गलत दावा करने को लेकर एक फिल्म एक्टर को जिम्मेदार ठहराया था। फिल्म एक्टर ने इस हेयर प्रोडक्ट के असर के बारे में जाने बिना ही एंडोर्स कर रहे थे। त्रिशूर के जिला उपभोक्ता फोरम ने बनाने वाली कंपनी और फिल्म एक्टर अनूप मेम पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। और दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि अदानी ग्रुप को मिले 3 एयरपोर्ट। जानिए देश के कौन से एयरपोर्ट्स को विकसित करेंगे अदानी। जी हम बात करें कि अदानी ग्रुप को देश के 3 एयरपोर्ट और मिल गए हैं। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अदानी समूह के बीच कंसेशन करार संपन्न हो गया है। करार के तहत जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रपुरम के एयरपोर्ट का संचालन अदानी ग्रुप करेंगे। कमर्शियल ऑपरेशन के लिए इस करार का कंसेप्शन पीरियड 50 साल के लिए होगा। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अदानी ग्रुप के साथ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक कंसेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक इस करार के तहत जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रपुरम एयरपोर्ट का टेकओवर संभव है। ये टेकओवर अगले 6 महीने में हो सकता है। इसके तहत जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रपुरम एयरपोर्ट के ऑपरेशंस, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट की जिम्मेदारी अब अदानी ग्रुप की होगी। और दोस्तों, मैं अगली खबर बता दें जो कि महाराष्ट्र से है कि महाराष्ट्र कर्नाटक जमीन विवाद में अब कूदी कांग्रेस, बोली जमीन महाराष्ट्र की। जी हम बात करें कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच हुए सीमा विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। अब इस जमीनी लड़ाई में कांग्रेस कूद पड़ी है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने मंगलवार को सख्त लहजे में कहा, विवादित जमीन महाराष्ट्र की है, इसलिए ये जमीन महाराष्ट्र को वापस मिलनी चाहिए। हालांकि महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेता का ये स्टैंड कर्नाटक कांग्रेस इकाई से बिल्कुल उलट है। सावंत ने कहा, हमारी प्रतिबद्धता महाराष्ट्र के लोगों के लिए है। ये जमीनी विवाद लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ा है। विवादित जमीन में पड़ने वाले बेलगांव, निपानी, करवन में मराठी आबादी बहुतायत में है, इसलिए स्पष्ट तौर पर जमीन महाराष्ट्र की है और इसलिए ये महाराष्ट्र के हिस्से में ही आनी चाहिए। और दोस्तों, मैं अगली खबर निकल कर आ रही पश्चिम बंगाल से, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा, टीएमसी की रैलियों में हंगामा करते हैं भाजपाई, उनकी रैलियों में अब हम करेंगे बवाल। जी आपको बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि बीजेपी और सीपीएम की चुनावी रैलियों और सभाओं में हंगामा करने के लिए अपने लोगों को भेजूंगी। मुख्यमंत्री का ये बयान पुरुलिया की सभा में आया, जहां वो अपने चुनावी कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि बीजेपी की ओर से भेजे गए कुछ लोग हमारी सभाओं में हंगामा करते हैं। अब मैं कुछ लोगों को बीजेपी और सीपीएम की मीटिंग में हंगामा करने के लिए भेजूंगी। दरअसल ममता की रैली में कुछ लोग अपनी मांगों को लेकर हंगामा करने लगे थे, जिस पर ममता बनर्जी अपना आपा खो बैठी और कहा कि ये बीजेपी के लोग हैं जो हंगामा करते हैं। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि जिसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, कहा ममता जी के पांव के नीचे से बंगाल की गद्दी खिसक चुकी है, वे बौखलाहट में हैं। जी हम बात करें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। ममता बनर्जी से बंगाल की सत्ता हथियाने के लिए भाजपा एड़ी चोटी का दम लगा रही है। वहीं भाजपा के नेता ममता बनर्जी की चुनाव में हार को लेकर अभी से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वहीं मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में बयान
दिया है कि ममता बनर्जी के पांव के नीचे से बंगाल की गद्दी खिसक चुकी है। वे बौखलाहट में हैं। भाजपा बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतकर आएगी। उन्होंने दावा किया कि लोगों का रुझान भाजपा की तरफ है। लोग मानते हैं कि बंगाल का सुधार करना है तो भाजपा विकल्प है। बता दें, बंगाल विधानसभा चुनाव के चलते भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। नड्डा का ये दौरा एक दिन का होगा और वो 9 जनवरी को बीरभूम जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान वो पार्टी नेताओं और बूथ लेवल और संगठन को लेकर चर्चा करेंगे। इसके अलावा नड्डा एक रोड शो भी कर सकते हैं। और वहीं अगली खबर में ममता बनर्जी ने कहा कि माओवादियों से भी खतरनाक है बीजेपी, जो उससे जुड़ना चाहता है जा सकता है। जी हां, बात करें कि मंगलवार को पुरुलिया में एक रैली को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा माओवादियों से अधिक खतरनाक है और कहा कि जो लोग भाजपा में शामिल होना चाहते हैं वे पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन हम भगवा पार्टी के सामने अपना सिर नहीं झुकाएंगे। कुछ टीएमसी नेताओं के दल बदल के बारे में बोलते हुए उन्होंने आगे कहा कि राजनीति एक गंभीर विचारधारा दर्शन है। व्यक्ति प्रतिदिन कपड़े बदल सकता है लेकिन विचारधारा नहीं। मंगलवार को पुरुलिया में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कई मुद्दों पर बात की। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा माओवादियों से अधिक खतरनाक है। उन्होंने रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट दिया था, लेकिन क्या आपके सांसद आपसे मिलते हैं? क्या उन्होंने आपको कुछ दिया है? वे चुनाव से पहले झूठे वादे करेंगे और चुनाव के बाद वे भाग जाएंगे। और दोस्तों, में अगली खबर निकल कर आ रही है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी बोले, कहा अरुणाचल में चीन ने गांव बसा लिया, पीएम मोदी इस पर खामोश क्यों? जी आपको बता दें कि ओवैसी ने मंगलवार को कहा चीनी सेना लगातार अरुणाचल, लद्दाख, सिक्किम में हमारे क्षेत्र में आ रही है और जमीन पर कब्जा कर रहा है। अरुणाचल में चीन ने स्थायी निर्माण कर लिया है। नक्शे में देखने पर साफ है कि जहां चीनी सेना ने निर्माण किया है वो भारत की जमीन है। ऐसे में सवाल है कि भारत की जमीन पर चीन ने कब्जे को लेकर पीएम चुप क्यों है? केंद्र में सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के सांसद पूर्व राहुल गांधी ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में चीन द्वारा गांव बसाने को लेकर किए एक ट्वीट में कहा कि उनका वादा याद करिए, मैं देश झुकने नहीं दूंगा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सवाल किया कि पीएम मोदी वो 56 इंच का सीना कहां है जिसकी आप बातें करते थे? बता दें कि कुछ तस्वीरें आई हैं जिनके आधार पर दावा किया जा रहा है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के करीब 4.5 किलोमीटर अंदर गांव बसा लिया है। ये इलाका अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में है। इस चीनी गांव की सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आ रहा है कि चीनी गांव में सड़कें और 100 से ज्यादा घर हैं। अरुणाचल प्रदेश में चीन द्वारा गांव का निर्माण किए जाने की खबरों पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मंत्रालय ने कहा हमारी सरकार ने भी सड़कों, पुलों आदि के निर्माण को तेज किया है, जिसमें सीमा के साथ साथ स्थानीय लोगों को जरूरी कनेक्टिविटी दी है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, में अगली खबर निकल कर आ रही कि सुल्तानपुर जेल से रिहा होकर अमेठी पहुंचे आप विधायक सोमनाथ भारती, कहा यूपी में है अघोषित आपातकाल। जी आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती को आखिरकार उत्तर प्रदेश की जेल से जमानत पर रिहाई मिल गई। उनके ऊपर अमेठी और रायबरेली में 2 केस दर्ज हैं, जिनमें उनको दोनों जगहों की अदालत से जमानत मिल गई। उनको अमहट जेल से 9 दिन के बाद रिहा किया गया। जेल से निकलते ही विधायक सोमनाथ भारती ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। आप कार्यकर्ता ने विधायक को फूल माला पहनाकर स्वागत किया और योगी सरकार के विरोध में नारे लगाए। जेल से निकलकर मीडिया से बात करते हुए विधायक ने कहा कि वे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। आपको बता दें कि जेल से निकलने के बाद विधायक सोमनाथ भारती अमेठी के जगदीशपुर क्षेत्र में पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहां कहा कि 8 दिन जेल में रहने के बाद उन्होंने अनुभव किया है कि हर जगह एक ही बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश में अघोषित आपातकाल है। यहाँ किसी व्यक्ति को बोलने का अधिकार नहीं है। सरकार की आलोचना कोई नहीं कर सकता, सच का बयान कोई नहीं कर सकता। प्रदेश के अस्पतालों का बुरा हाल है, लेकिन सरकार की इस असफलता की निंदा नहीं कर सकते। तो ये योगी जी का अघोषित आपातकाल
आपातकाल ही है जो कांग्रेस के आपातकाल से भी बदतर है। विधायक सोमनाथ भारती पर अमेठी के जगदीशपुर थाने में उस बयान पर केस दर्ज हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपी के अस्पतालों में कुत्ते के बच्चे पैदा होते हैं। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि सलमान खान ने राधे को थिएटर में रिलीज करने का किया ऐलान, बदले में मांगा ये खास वादा। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण सिनेमाघर में लंबे समय से बंद चल रहे हैं, जिसके कारण थिएटर मालिकों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब खबर सामने आई है कि सलमान खान की आगामी फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई थिएटर में रिलीज की जाएगी। इसकी घोषणा खुद सलमान खान ने ट्वीट कर दी है। ये फिल्म इस साल आने वाली ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। थिएटर मालिकों ने की थी कि सलमान खान से अपील की थी कि हाल ही में जो स्टूडियोज को 230 करोड़ रुपए में राधे को बेचे जाने की खबर आने के बाद माना जा रहा था कि सलमान की फिल्म राधे भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। ऐसे में सिनेमाघर मालिकों के संगठन ने सलमान खान से अनुरोध किया था कि वह अपनी इस फिल्म को ऑनलाइन नहीं बल्कि सिनेमाघरों में ही रिलीज करे, ताकि वह कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन में हुए नुकसान से उबर सके। सलमान खान ने इसका वादा कर ऐलान कर दिया। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही है कि अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट पर बोले राहुल गांधी, कहा यह गंभीर मामला, पता चलना चाहिए किसने लीक की जानकारी। जी आपको बता दें कि रिपब्लिकन टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी और टेलीविजन रेटिंग एजेंसी के पूर्व CEO पार्थ दास गुप्ता की कथित व्हाट्सएप चैट को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से सवाल किए हैं। मंगलवार को राहुल गांधी ने कहा कि ये एक आपराधिक मामला है जिसने ये जानकारी लीक की है और जिस तक पहुंचाई गई है इसकी जांच होनी चाहिए और दोनों के खिलाफ केस होना चाहिए। यहां तक कि पायलट्स को भी ऐसे मौके पर आखिरी समय में जानकारी दी जाती है। ऐसे में हम ये जानना चाहते हैं कि इन लोगों में से किसने अर्नब गोस्वामी को जानकारी दी थी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोस्वामी को जानकारी दी या गृह मंत्री ने या NSA ने? राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग खुद को देशभक्त कहते हैं, लेकिन ये एक राष्ट्र विरोधी कार्य है। अर्नब गोस्वामी को इस तरह की जानकारी देना एक आपराधिक अपराध है और ये वायुसेना के पायलटों को गंभीर खतरे में डालता है। और दोस्तों मैं अगली खबर में जान लेते हैं कि आज देश में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि उत्तर भारत में फिलहाल ठंड से राहत नहीं, जाने कैसे रहेंगे आने वाले दिन। जी हम बात करें कि दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। यूं तो पिछले कुछ दिनों से कभी कोहरा तो कभी शीतलहर का लोग सामना कर रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग की माने तो ये हालात 22 जनवरी तक रहेंगे। इसके साथ ही मौसम खुश्क रहेगा और हल्की बारिश की भी संभावना है। दिल्ली में कल के तापमान की बात करें तो ये 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कोहरे की चादर के बीच सड़क किनारे रहने वाले लोग आग तापकर सर्दी से बचाव करते दिखे। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।